हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक की, जिसे लिखा है दलाई लामा और हवर्ड सी कटलर ने। जरा इमेजिन कीजिए, एक आदमी है जिसके पास सब कुछ है, पैसा, स्टेटस, बड़ी गाड़ियां, नाम और फेम। बाहर से देखो तो लगता है उसकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन रात को जब वो अकेला होता है तो उसके मन में एक अजीब खालीपन, बेचैनी और डर होता है। वो खुद से पूछता है, मेरे पास सब है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? अब इमेजिन कीजिए एक दूसरा इंसान। वो साधारण है, उसकी कमाई भी मामूली है। वो बस रोज अपने परिवार के साथ हंसकर खाना खाता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है और छोटी छोटी चीजों में मुस्कान ढूंढ लेता है। और हैरानी की बात यह है कि वो भीतर से शांत और जेन्युइनली खुश है। तो असली फर्क कहाँ है? दलाई लामा कहते हैं, फर्क इस बात में है कि पहला इंसान हैप्पीनेस को बाहर ढूंढ रहा है, अचीवमेंट्स और पोजेशंस में, जबकि दूसरा इंसान हैप्पीनेस को भीतर से पैदा कर रहा है, कंपैशन, काइंडनेस और इनर पीस से। यहाँ एक माइंड ब्लोइंग इंसाइट है, हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं बल्कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है। हम सब कुछ इसी के लिए करते हैं। हम पैसे कमाते हैं ताकि खुश रह सकें, रिलेशनशिप्स बनाते हैं ताकि खुश रह सकें, गोल्स अचीव करते हैं ताकि खुश रह सकें। लेकिन आयरनी ये है कि हम दौड़ते रहते हैं और हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते रहते हैं। दलाई लामा कहते हैं, हमारा माइंड एक गार्डन है। इसमें दो तरह के सीड्स होते हैं, नेगेटिविटी के सीड्स जैसे जेलसी, एंगर और रिजेंटमेंट, और पॉजिटिविटी के सीड्स जैसे कंपैशन, पेशेंस और फॉरगिवनेस। जिस सीड को आप रोज नर्चर करेंगे वही आपका पूरा जीवन शेप करेगा। अगर आप नेगेटिविटी को पानी देते रहेंगे तो आपका जीवन कांटों से भर जाएगा, लेकिन अगर आप कंपैशन और काइंडनेस को नर्चर करेंगे तो आपका जीवन खुशियों की खुशबू से महक उठेगा। सोचिए, जब आपने किसी को जेन्युइनली माफ किया हो या किसी अनजान इंसान को मदद की हो, तो उस मोमेंट में आपके भीतर जो वार्मथ और शांति पैदा हुई, वो क्या किसी अचीवमेंट से पॉसिबल थी? यही है हैप्पीनेस का असली सोर्स। दलाई लामा हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सफरिंग लाइफ का हिस्सा है, लेकिन सफरिंग को देखकर घबराना नहीं चाहिए। अगर हम सफरिंग को कंपैशन और पेशेंस के साथ फेस करना सीख जाएं, तो वही सफरिंग हमें और मजबूत बनाती है और हैप्पीनेस को और गहरा करती है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें ये माइंड ब्लोइंग सच्चाई सिखाती है कि हैप्पीनेस बाहर नहीं, भीतर है। ये कोई जैकपॉट नहीं जो एक दिन अचानक मिलेगा। हैप्पीनेस एक स्किल है जिसे हर दिन, हर चॉइस, हर थॉट और हर एक्शन से प्रैक्टिस करना पड़ता है। और यही जर्नी हम इस किताब के 12 इंसाइट से एक्सप्लोर करेंगे। हर इंसाइट हमारे लिए एक नया दरवाजा खुलेगा, कंपैशन, फॉरगिवनेस, पेशेंस, फियर और इनर पीस की ओर। और धीरे धीरे हम ये समझेंगे कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि हर दिन की कॉन्शियस जर्नी है। लेसन 1, हैप्पीनेस एज द अल्टीमेट पर्पस। दलाई लामा बताते हैं कि अगर हम पूरी ह्यूमन लाइफ का कोर देखें तो एक ही चीज सबको जोड़ती है, हम सब खुश रहना चाहते हैं। चाहे कोई बिजनेसमैन हो या फार्मर, स्टूडेंट हो या मॉन्क, हर कोई अपने अपने डिसीजंस और एक्शंस इसीलिए लेता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसे हैप्पीनेस मिलेगी। सोचिए, जब कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो वो क्यों? ताकि कंफर्ट मिल सके और खुशी महसूस हो। कोई रिलेशनशिप्स बनाता है तो क्यों? ताकि प्यार और बिलोंगिंग मिले। कोई एडवेंचर करता है तो क्यों? ताकि एक्साइटमेंट और जॉय मिले। हर एक्शन के पीछे अल्टीमेट पर्पस सिर्फ हैप्पीनेस ही है। लेकिन आयरनी ये है कि ज्यादातर लोग हैप्पीनेस को बाहरी अचीवमेंट से जोड़ देते हैं। हमें लगता है जब मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, या जब मेरी लाइफ परफेक्ट पार्टनर और फैमिली से भर जाएगी तब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हैप्पीनेस कभी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से परमानेंट रूप में नहीं आती। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी लाइफ वेल्थ बनाने में लगा दी। जब उसने अपना बड़ा घर खरीदा तो कुछ दिनों तक उसे खुशी मिली, लेकिन धीरे धीरे वही खुशी नॉर्मल हो गई और वो फिर से एक नए टारगेट की तलाश में लग गया। ये साइकिल एंडलेस थी। गोल हासिल करो, थोड़ी देर खुश रहो, फिर खालीपन महसूस करो और नया गोल बनाओ। यही लूप ज्यादातर लोग जीते हैं। दलाई लामा इस साइकिल को तोड़ते हुए हमें बताते हैं कि हैप्पीनेस का असली सोर्स हमारे भीतर है, ये बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा, कंफर्ट या सक्सेस बुरे हैं, लेकिन अगर हैप्पीनेस को सिर्फ उन पर डिपेंड किया जाए तो वो फ्रेजाइल और टेम्पररी रहेगी। एनालिटिकली देखें तो हैप्पीनेस 2 लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है। पहला, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, जो किसी अचीवमेंट, कॉम्प्लीमेंट या लग्जरी से आती है। ये गुड है लेकिन क्विकली फेड हो जाती है। दूसरा, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस,
जो इनर पीस, कंपैशन और बैलेंस्ड माइंड से आती है। यही वो स्थायी खुशी है जो हर स्टॉर्म में हमें ग्राउंडेड रखती है। दलाई लामा मानते हैं कि माइंड को ट्रेन करना ही इस जर्नी की कुंजी है। अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस को रेगुलेट करना सीख लें तो एक्सटर्नल सिचुएशंस का असर कम हो जाता है। इनर हैप्पीनेस तब भी पॉसिबल है जब बाहर मुश्किलें हों, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर होती हैं। तो इस किताब का पहला इंसाइट हमें यही सिखाता है, हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं, ये हमारी बेसिक नीड है और ये जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस है। अगर हम अपने एक्शंस, गोल्स और रिलेशनशिप्स को इस लेंस से देखना शुरू करें तो क्लैरिटी मिलती है कि असली दौड़ किस चीज की होनी चाहिए। और यही समझ हमें आगे ले जाती है कंपैशन की ओर, क्योंकि जब हैप्पीनेस अल्टीमेट गोल है तो कंपैशन वो सबसे शक्तिशाली रास्ता है जिससे हम इसे डीपन और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिसन टू कंपैशन, हैप्पीनेस का सबसे बड़ा स्रोत। दलाई लामा समझाते हैं कि हैप्पीनेस को डीपन करने का सबसे बड़ा सोर्स है कंपैशन, दूसरों के दुख को समझना और जेन्युइनली हेल्प करना। अक्सर हमें लगता है कि हैप्पीनेस सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड गोल्स से मिलेगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मुझे रिकग्निशन मिले, मुझे कंफर्ट मिले। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि असली और स्थायी खुशी तब आती है जब हम दूसरों के लिए काइंडनेस और कंपैशन दिखाते हैं। जरा सोचिए, जब आपने किसी जरूरतमंद की मदद की हो, किसी बच्चे को खाना खिलाया हो या किसी दुखी इंसान की बात ध्यान से सुनी हो, तो उस मोमेंट में आपको अंदर से कैसी शांति और वार्मथ मिली। वो फीलिंग किसी लग्जरी से नहीं आती, यही कंपैशन का मैजिक है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक व्यक्ति अपनी लाइफ से बहुत डिससैटिस्फाइड था। वो हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। फिर एक दिन उसने लोकल शेल्टर होम में वॉलंटरली काम करना शुरू किया। जब उसने जरूरतमंदों की मदद की तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर की एम्प्टीनेस भर रही है। धीरे धीरे कंपैशन उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया और उसकी अनहैप्पीनेस कम होने लगी। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी दलाई लामा बात करते हैं। एनालिटिकली देखें तो कंपैशन हैप्पीनेस को 3 तरीकों से बढ़ाता है। पहला, कनेक्शन। जब आप दूसरों के साथ जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं तो लोनलीनेस और आइसोलेशन टूटते हैं। दूसरा, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। जब आप दूसरों का पेन देखते हैं तो अपने प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगते हैं। तीसरा, इनर पीस। कंपैशन से पैदा हुई वार्मथ और काइंडनेस आपके माइंड को काम करती है और एंजाइटी कम करती है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि कंपैशन कोई वीकनेस नहीं है। कई लोग मानते हैं कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने से हम खुद पीछे रह जाएंगे, लेकिन सच इसके उलट है। कंपैशन से हमारी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब हम दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं तो हम खुद भी अपलिफ्ट होते हैं। एक सटल लेकिन पावरफुल ट्रूथ ये है कि कंपैशन सेल्फिशनेस का एंटीडोट है। सेल्फिशनेस हमें बार बार खालीपन और डिससैटिस्फैक्शन देता है, लेकिन कंपैशन हमें फुलफिलमेंट और जॉय देता है, जो टेम्परेरी नहीं बल्कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इस किताब का दूसरा इंसाइट हमें ये क्लैरिटी देता है कि अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते, हमें कंपैशन के साथ दूसरों के लिए भी स्पेस बनाना होगा। और यही हमें आगे ले जाता है पेशेंस की ओर, क्योंकि कंपैशन तभी मीनिंगफुल होता है जब हम दूसरों की मुश्किलों और अपने सर्कमस्टेंसेस को पेशेंस के साथ हैंडल करना सीखें। लेसन 3, पेशेंस इनर पीस की ढाल। दलाई लामा बताते हैं कि अगर कंपैशन हमें दूसरों से जोड़ता है तो पेशेंस हमें भीतर से स्थिर रखता है। हैप्पीनेस तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक हम पेशेंस डेवलप न करें। जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिफिकल्टीज आना तय है। अगर हम हर बार इरिटेट हो जाएं या गुस्से में रिएक्ट करें तो हमारा इनर पीस तुरंत बिखर जाता है। लेकिन पेशेंस हमें यह ताकत देता है कि मुश्किलों के बीच भी काम रहें। जरा सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, एक गाड़ी अचानक आपके आगे कट मार देती है। इंस्टेंट रिएक्शन होता है गुस्सा और इरिटेशन। अगर आप इस रिएक्शन को बार बार नर्चर करेंगे तो छोटी सी बात भी आपके मूड को खराब कर देगी। लेकिन अगर आप पेशेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप पॉज लेते हैं और खुद से कहते हैं कि ये मोमेंट मेरी पीस छीनने लायक नहीं है। यही छोटा सा पॉज आपको काम रखता है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक युवक अपने वर्क प्लेस में हमेशा जल्दी इरिटेट हो जाता था। छोटी सी क्रिटिसिज्म भी उसे हर्ट कर देती थी। जब उसने पेशेंस की प्रैक्टिस शुरू की, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुल पॉजेस के साथ, तो उसने पाया कि वही सिचुएशंस अब उसे उतनी डिस्टर्ब नहीं करती। उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और कलीग्स के साथ उसके रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो गए। यही है पेशेंस का असर। एनालिटिकली देखें तो पेशेंस 3 तरीकों से हैप्पीनेस को सस्टेन करता है। पहला, कंट्रोल ओवर रिएक्शंस। आप एक्सटर्नल सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं।
दूसरा, रिजिलियंस। पेशेंस सेटबैक्स को टेम्पररी बना देता है और आपको बाउंस बैक करने की ताकत देता है। तीसरा, कंपैशन सपोर्ट। पेशेंस के बिना कंपैशन अधूरा है, क्योंकि दूसरों की गलतियों को जेन्युइनली समझने और फॉरगिव करने के लिए पेशेंस जरूरी है। दलाई लामा कहते हैं कि पेशेंस का मतलब पैसिव होना नहीं है, ये वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। पेशेंस का मतलब है एंगर और नेगेटिविटी को आपको कंट्रोल करने का मौका न देना। ये आपके माइंड को शील्ड देता है ताकि कोई भी बाहरी स्टॉर्म आपकी इनर पीस को डिस्ट्रॉय न कर सके। एक सटल लेकिन ब्यूटीफुल ट्रुथ ये है कि पेशेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। हम अक्सर खुद को जज करते रहते हैं, मैं इतना फास्ट प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आप अपने साथ पेशेंस रखेंगे तो आप सेल्फ कंपैशन डेवलप करेंगे और जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो मैसेज यही है कि हैप्पीनेस सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम पेशेंस को अपनी आदत बनाते हैं। ये हमें काम, ग्राउंडेड और कंपैशनेट बनाता है, और यही हमें आगे ले जाता है फियर की ओर। क्योंकि पेशेंस हमें काम रखता है, लेकिन फियर वो इमोशन है जो हमारी हैप्पीनेस को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। अब सवाल यह है कि फियर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। लेसन 4, फियर को ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाना। दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अक्सर फियर होता है। डर हमें फ्रीज कर देता है, रिस्क लेने से रोकता है और नेगेटिविटी में फंसा देता है। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि फियर को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। अगर हम सही नजर से देखें तो डर ग्रोथ का संकेत भी हो सकता है। जरा सोचिए, जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो माइंड तुरंत कई डर पैदा कर देता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? अगर सब गलत हो गया तो? ये डर आपको पीछे खींचता है। लेकिन दलाई लामा समझाते हैं कि फियर इस बात का भी संकेत है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक महिला थी जो पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी। जब भी उसे स्टेज पर जाना पड़ता, उसका दिल तेज धड़कता और पसीना छूट जाता। वो बार बार सिचुएशन से बचती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद से कहा, ये डर मुझे रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये सिग्नल है कि मैं एक मीनिंगफुल चैलेंज का सामना कर रही हूं। उसने प्रैक्टिस शुरू की, छोटे ऑडियंसेस से बात करना शुरू किया और हर बार फियर को ग्रोथ का डोरवे माना। कुछ सालों में वही महिला कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गई। उसका डर मिटा नहीं, ट्रांसफॉर्म हो गया। एनालिटिकली देखें तो फियर हमें 3 चीजें सिखा सकता है। पहला, सेल्फ अवेयरनेस। फियर हमें दिखाता है कि हमारी वल्नरेबिलिटीज कहां है। दूसरा, करेज की प्रैक्टिस। करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं, बल्कि फियर के बावजूद एक्शन लेना है। तीसरा, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। जब आप फियर को कंपैशन और पेशेंस के साथ देखते हैं तो वो आपके अंदर रेजिलियंस पैदा करता है। दलाई वाला बताते हैं कि फियर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2 प्रैक्टिसेस जरूरी हैं। पहली, एक्सेप्टेंस। ये मानना कि फियर इंसानी नेचर का हिस्सा है, इससे हम उससे लड़ना बंद करते हैं। दूसरी, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। जब हम फियर को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो वही डर हमें मजबूत बनाता है। एक सटल लेकिन पावरफुल ट्रुथ ये है कि फियर हैप्पीनेस का दुश्मन नहीं, उसका हिडन टीचर है। जब आप फियर से भागते हैं तो आप ग्रोथ से भी भागते हैं, लेकिन जब आप फियर को एम्ब्रेस करते हैं तो आप नई स्ट्रेंथ्स और नई पॉसिबिलिटीज डिस्कवर करते हैं। तो मैसेज यही है, फियर को ऑब्स्टेकल मत मानिए, उसे ट्रांसफॉर्मेशन का डोरवे समझिए। यही माइंडसेट आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालकर ग्रोथ और हैप्पीनेस की राह पर ले जाएगा। और जब फियर को ट्रांसफॉर्म करना सीख लेते हैं, तब अगला कदम है फॉरगिवनेस, क्योंकि पास्ट की चोटें और ग्रजेस हमें उतना ही बांध कर रखते हैं जितना डर, और फॉरगिवनेस ही है जो हमें सच्ची आजादी देता है। लेसन 5, फॉरगिवनेस, पास्ट से मुक्ति। खुश रहने की राह में सबसे भारी बोझ होता है ग्रजेस और पुराने घाव। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो मन रिजेंटमेंट से भर जाता है। बार बार वही सीन्स रीप्ले होते हैं और हम खुद को पीड़ा देते रहते हैं। दलाई लामा समझाते हैं कि इस जहर से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि हम उस गलती को सही मान लें। इसका अर्थ ये है कि हम उस दर्द को बार बार अपने दिल में जलता न रहने दें। जैसे किसी जख्म पर बार बार हाथ रखेंगे तो वो कभी नहीं भरेगा। फॉरगिवनेस उस हाथ को हटा लेने जैसा है ताकि जख्म खुद ठीक हो सके। एक कहानी लीजिए। एक आदमी अपने दोस्त से गहरा धोखा खाकर सालों तक बिटरनेस में जीता रहा। जब भी उस दोस्त का नाम सुनता, उसका खून खौल जाता। धीरे धीरे ये एंगर उसकी सेहत और रिलेशनशिप्स दोनों को नुकसान पहुंचाने लगा। एक दिन उसने तय किया, मैं इससे अपने भीतर और जगह नहीं दूंगा।
उसने कॉन्शियसली फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया। इससे उसके दोस्त का बिहेवियर सही नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर की आग ठंडी पड़ गई। उसके चेहरे पर जो शांति लौटी वही असली रिवॉर्ड थी। फॉरगिवनेस हमें कई स्तरों पर हीलिंग देता है। सबसे पहले इमोशनल रिलीज। जब आप ग्रजेस छोड़ते हैं तो मन हल्का हो जाता है। दूसरा मेंटल क्लैरिटी। एंगर और बिटरनेस फॉग की तरह होते हैं। फॉरगिवनेस से माइंड साफ और फोकस्ड होता है। तीसरा स्पिरिचुअल फ्रीडम। जब आप जेन्युइनली फॉरगिव करते हैं तो भीतर कंपैशन का नया स्रोत खुलता है। दलाई लामा कहते हैं कि फॉरगिवनेस अल्टीमेटली अपने ही लिए गिफ्ट है। यह दूसरे इंसान को फ्री करने से पहले हमें फ्री करता है। आप उस पेन को होल्ड करके केवल खुद को कैद करते हैं। जैसे कोई जलता कोयला पकड़कर यह सोच ले कि इससे मैं दूसरे को जलाऊंगा, लेकिन सच यह है कि सबसे पहले वही कोयला आपको ही जलाता है। फॉरगिवनेस आसान नहीं, लेकिन इसे धीरे धीरे कल्टीवेट किया जा सकता है। जब आप किसी चोट को याद करते हैं तो पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस मेमोरी को पकड़ के रखना चाहता हूं या खुद को आजाद करना चाहता हूं? यही सिंपल सवाल आपको फॉरगिवनेस की ओर ले जाता है। एक सटल इंसाइट यह है कि फॉरगिवनेस का मतलब ट्रस्ट को तुरंत रिस्टोर करना नहीं है। बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, लेकिन फॉरगिवनेस का गिफ्ट यह है कि आप रिजेंटमेंट को छोड़ देते हैं और अपने मन की पीस वापस पा लेते हैं। तो इस किताब का ये इंसाइट हमें ये क्लैरिटी देता है कि पास्ट को पकड़कर रखने से हैप्पीनेस दूर चली जाती है। फॉरगिवनेस वही चाबी है जो हमें अतीत की जेल से बाहर निकालती है और इनर पीस के दरवाजे खोलती है। और यही हमें आगे ले जाता है ग्रैटिट्यूड की ओर, क्योंकि जब हम पास्ट की नेगेटिविटी छोड़ देते हैं तभी प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स को सच में अप्रिशिएट कर पाते हैं। लेसन 6, ग्रैटिट्यूड, छोटी चीजों में बड़ी खुशी। दलाई लामा बताते हैं कि हैप्पीनेस की सबसे अंडर एस्टिमेटेड कुंजी है ग्रैटिट्यूड। अक्सर हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो पहले से मौजूद है उसे अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। यही डिससैटिस्फैक्शन का कारण बनता है। जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ऑर्डिनरी मोमेंट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगते हैं। जरा सोचिए, आप सुबह जागते हैं और बिना सोचे समझे मोबाइल उठा लेते हैं। तुरंत माइंड कंपेयर करने लगता है, किसके पास क्या है, कौन क्या अचीव कर रहा है। नतीजा ये होता है कि दिन की शुरुआत ही कमी की भावना से होती है। लेकिन अगर उसी पल आप पॉज लेकर ये सोचें कि मेरे पास सांस है, स्वास्थ्य है, परिवार है, रूफ है, तो भीतर में एक अलग तरह की शांति और फुलनेस आएगी। यही ग्रैटिट्यूड का मैजिक है। एक प्रेरणादायक कहानी लीजिए। एक महिला थी जिसने गंभीर इलनेस झेली। लंबे इलाज के बाद जब वो रिकवर हुई तो उसने महसूस किया कि ऑर्डिनरी चीजें जैसे बाहर टहलना, सूरज की गर्मी महसूस करना या फैमिली के साथ बैठकर हंसना, ये सब गिफ्ट्स हैं। उसने हर दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आउटलुक पूरी तरह बदल गया। उसकी खुशी अब किसी बड़े अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं थी, बल्कि डेली ब्लेसिंग्स पर थी। ग्रैटिट्यूड 3 डायमेंशंस में काम करता है। पहला, इमोशन अपलिफ्ट। ये मन को पॉजिटिविटी से भर देता है और नेगेटिविटी को कमजोर करता है। दूसरा, रिलेशनशिप स्ट्रेंथनिंग। जब आप दूसरों को जेन्युइनली थैंक करते हैं तो उनके साथ बॉन्ड गहरा होता है। तीसरा, रेजिलियंस बिल्डिंग। ग्रैटिट्यूड टफ टाइम्स को भी सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि माइंड लॉसेस पर नहीं, ब्लेसिंग्स पर फोकस करता है। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ सोचने की चीज नहीं, बल्कि प्रैक्टिस है। आप इसे डेली हैबिट बना सकते हैं। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये छोटी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके माइंड को रीवायर करती है। एक सटल ब्यूटी ये है कि ग्रैटिट्यूड आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करता है। आप फ्यूचर की चिंता और पास्ट की रिग्रेट से बाहर निकलते हैं और अभी के ब्लेसिंग्स को सेलिब्रेट करते हैं। यही प्रेजेंस हैप्पीनेस को गहरा करता है। तो इस किताब का ये इंसाइट हमें ये क्लैरिटी देता है कि खुश रहने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की जरूरत नहीं। ग्रैटिट्यूड ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है और हर दिन को सेलिब्रेशन में बदल देता है। और ग्रैटिट्यूड से निकली ये पॉजिटिविटी हमें आगे ले जाती है कंपैशन फॉर सेल्फ की ओर, क्योंकि जब हम ब्लेसिंग्स देखना सीखते हैं तभी हम खुद के प्रति भी जेंटल और काइंड हो पाते हैं। लेसन 7, सेल्फ कंपैशन, खुद के साथ दयालु होना। दलाई लामा बताते हैं कि हम अक्सर दूसरों के साथ तो दयालु रहते हैं, लेकिन खुद के साथ बेहद कठोर हो जाते हैं। जब हम गलती करते हैं तो अपने मन को कोसते रहते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी सही नहीं कर पाऊंगा। ये हार्शनेस हमें भीतर से तोड़ती है और हैप्पीनेस से दूर ले जाती है। सेल्फ कंपैशन यानी खुद के साथ दयालु होना एक जरूरी स्टेप है अगर हमें इनर पीस चाहिए। जरा सोचिए, आपका कोई दोस्त किसी गलती की वजह से दुखी है।
क्या आप उससे कहेंगे तुम बेकार हो, तुम कभी नहीं बदल सकते? शायद नहीं। आप उसे समझाएंगे, सपोर्ट देंगे और कहेंगे कि गलती इंसान से होती है, इसे सीख में बदलो। लेकिन जब वही गलती हम खुद से करते हैं तो अपने प्रति कंपैशन दिखाना भूल जाते हैं। एक कहानी लीजिए। एक छात्रा अपने एग्जाम में फेल हो गई। वो हर दिन खुद को ताने देती, मैं कभी कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी। ये नेगेटिविटी उसे और कमजोर बना रही थी। फिर उसने सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस शुरू की। उसने खुद से कहना सीखा कि हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकेपेबल हूं, मैं दोबारा कोशिश कर सकती हूं। धीरे धीरे उसकी एनर्जी वापस आई और उसने आगे एग्जाम्स में सक्सेस हासिल की। सेल्फ कंपैशन 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, सेल्फ काइंडनेस, खुद से हार्श वर्ड्स की बजाय जेंटल वर्ड्स बोलना। दूसरा, कॉमन ह्यूमैनिटी, ये समझना कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है और आप अकेले नहीं हैं। तीसरा, माइंडफुल अवेयरनेस, अपने इमोशंस को बिना जजमेंट के देखना ताकि वे आपको कंज्यूम ना करें। दलाई लामा मानते हैं कि सेल्फ कंपैशन वीकनेस नहीं है, यह आपको लेजी या केयरलेस नहीं बनाता, बल्कि यह आपको रिजिलिएंट और बैलेंस्ड बनाता है। हार्श क्रिटिसिज्म टेम्परेरी मोटिवेशन ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमेशा काइंडनेस और एनकरेजमेंट से आती है। एक सटल लेकिन पावरफुल ट्रूथ यह है कि जब आप खुद के साथ कंपैशनेट होते हैं तो दूसरों के लिए भी नेचुरली कंपैशनेट बन जाते हैं। आप समझ पाते हैं कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। इससे आपके रिलेशनशिप्स डीप और जेन्युइन हो जाते हैं। तो मैसेज यही है कि खुश रहने के लिए सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी दयालु होना जरूरी है। सेल्फ कंपैशन हमें गिल्ट और शेम की जंजीरों से आजाद करता है और हमें ग्रोथ की ओर ले जाता है। और यही प्रैक्टिस हमें आगे ले जाती है माइंडफुलनेस की तरफ, क्योंकि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लाते हैं तभी सेल्फ कंपैशन और इनर हैप्पीनेस दोनों गहराई से जड़ें पकड़ते हैं। लेसन 8, माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीने की कला। दलाई लामा बताते हैं कि हमारी अनहैप्पीनेस का एक बड़ा कारण यह है कि हम वर्तमान में नहीं रहते। माइंड या तो अतीत की यादों और रिग्रेट्स में डूबा रहता है या भविष्य की चिंताओं और एक्सपेक्टेशंस में भटकता है। माइंडफुलनेस हमें यह ताकत देता है कि हम अभी में जिएं और वहीं से असली खुशी पाएं। जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान फोन पर नोटिफिकेशंस में है, या आप वॉक पर निकले हैं लेकिन माइंड अगले दिन की टेंशन में उलझा हुआ है। नतीजा यह होता है कि प्रेजेंट मोमेंट का स्वाद ही खो जाता है। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हर मोमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ जिया जाए। एक कहानी लीजिए। एक आदमी हमेशा स्ट्रेस में रहता था क्योंकि वो हर छोटी सी मिस्टेक को बार बार रीप्ले करता और फ्यूचर के बारे में एंडलेसली वरी करता। फिर उसने माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू किया, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका माइंड धीरे धीरे शांत हो रहा है। वो अपने बच्चों के साथ प्रेजेंट रहने लगा, नेचर का आनंद लेने लगा और छोटी सी खुशी भी गहराई से महसूस करने लगा। माइंडफुलनेस 3 गिफ्ट्स देती है। पहला, क्लैरिटी। जब आप अवेयर रहते हैं तो माइंड का क्लटर हट जाता है और डिसीजंस आसान हो जाते हैं। दूसरा, पीस। पास्ट और फ्यूचर की पकड़ कम होती है जिससे एंजाइटी घटती है। तीसरा, जॉय इन सिंप्लिसिटी। ऑर्डिनरी चीजें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगती हैं, जैसे सूरज की गर्मी या पानी की ठंडक। दलाई लामा कहते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आप इसे हर एक्टिविटी में ला सकते हैं, खाना खाते समय, चलते समय, किसी से बात करते समय। जब आप फुली प्रेजेंट रहते हैं तो हर काम सेक्रेड बन जाता है। एक सटल इंसाइट यह है कि माइंडफुलनेस हैप्पीनेस को स्थायी बनाता है। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस अचीवमेंट से आती है, लेकिन माइंडफुलनेस आपको रोजमर्रा की जिंदगी में हैप्पीनेस खोजने की कला सिखाता है, और यही सस्टेनेबल हैप्पीनेस है। तो इस किताब का ये हिस्सा हमें ये क्लैरिटी देता है कि अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो पास्ट और फ्यूचर की पकड़ छोड़कर अब में जिएं। और यही अवेयरनेस हमें आगे ले जाती है एक्सेप्टेंस की ओर, क्योंकि जब हम प्रेजेंट में एंकर्ड रहते हैं तभी हम लाइफ की इम्परफेक्शंस को बिना संघर्ष एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेसन 9, एक्सेप्टेंस, इम्परफेक्शंस को गले लगाना। दलाई लामा बताते हैं कि अनहैप्पीनेस का एक बड़ा कारण यह है कि हम लाइफ को वैसा एक्सेप्ट नहीं करते जैसी वो है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले। जब रियलिटी अलग निकलती है तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर और सफरिंग पैदा होती है। लेकिन जब हम एक्सेप्टेंस सीखते हैं
तो संघर्ष कम हो जाता है और मन में शांति लौट आती है। जरा सोचिए, आपने प्लान बनाया कि किसी काम को परफेक्ट तरीके से पूरा करेंगे, लेकिन बीच में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ गईं। इंस्टेंट रिएक्शन होता है, ये क्यों हुआ, सब मेरी ही किस्मत खराब है। ये रेजिस्टेंस माइंड को और हैवी बना देता है। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप कामली सोचते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन आइडियल नहीं है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूं। यही शिफ्ट सफरिंग को कम कर देता है। एक कहानी लीजिए। एक महिला थी जिसे अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। शुरू में वो हर बार शिकायत करती, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ये सोच उसे और दुखी करती। लेकिन एक दिन उसने दलाई लामा की टीचिंग पढ़ी। एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं, बल्कि रेजिस्टेंस छोड़ना है। उसने हेल्थ को एक्सेप्ट किया और कहा, हाँ, मेरी बॉडी की लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं फिर भी मीनिंगफुल लाइफ जी सकती हूं। इस एक्सेप्टेंस ने उसके भीतर पीस पैदा की और उसने अपनी एनर्जी पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगानी शुरू कर दी। एक्सेप्टेंस हैप्पीनेस को 3 लेवल्स पर सपोर्ट करता है। पहला, मेंटल रिलीफ। रेजिस्टेंस छोड़ते ही माइंड पर से अननेसेसरी बोझ हट जाता है। दूसरा, इमोशनल हीलिंग। जब आप खुद और दूसरों की इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट करते हैं तो रिलेशनशिप्स में सॉफ्टनेस आती है। तीसरा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे मीनिंगफुल बनाती है। दलाई लामा बताते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब डिफीट मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है रियलिटी को क्लियर आईज से देखना और फिर उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करना। रेजिस्टेंस एनर्जी वेस्ट करता है, जबकि एक्सेप्टेंस आपको क्लैरिटी और स्ट्रेंथ देता है। एक सटल लेकिन प्रोफाउंड ट्रूथ यह है कि एक्सेप्टेंस से ही ग्रोथ पॉसिबल होती है। जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, तब तक आप सही स्टेप्स नहीं ले पाएंगे। एक्सेप्टेंस डिनायल का अंत है और ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तो इस किताब का ये इनसाइट हमें ये क्लैरिटी देता है कि हैप्पीनेस परफेक्ट सिचुएशन से नहीं आती। ये तब आती है जब हम लाइफ की इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना सीखते हैं और उनसे पीस बनाते हैं। और यही हमें आगे ले जाता है पर्पस की ओर, क्योंकि जब हम लाइफ को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तभी हम ये सवाल पूछ पाते हैं, अब मैं इसे मीनिंगफुल कैसे बनाऊं। लेसन 10, पर्पस, मीनिंगफुल जीवन की दिशा। दलाई लामा मानते हैं कि खुशी का असली स्वाद तब मिलता है जब हम जीवन में पर्पस डिस्कवर करते हैं। बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के हम चाहे जितनी अचीवमेंट्स क्यों ना हासिल कर ले, अंदर से एक खालीपन बना रहता है। पर्पस हमें डायरेक्शन देता है और हमारी डेली स्ट्रगल्स को मीनिंगफुल बना देता है। जरा सोचिए, आप नाव में बैठे हैं और चप्पू चला रहे हैं, लेकिन कोई डेस्टिनेशन नहीं है। थोड़ी देर मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे थकान और निराशा हावी हो जाती है। यही हाल उस जीवन का होता है जिसमें पर्पस नहीं है। लेकिन अगर नाव को एक मंजिल दिखे तो हर स्ट्रोक एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरा होता है। एक प्रेरणादायक कहानी लीजिए। एक युवक कॉर्पोरेट जॉब में खूब पैसा कमा रहा था, लेकिन अंदर से एम्प्टी महसूस करता था। एक दिन उसने रियलाइज किया कि उसकी रियल खुशी तब होती है जब वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाता है। धीरे धीरे उसने अपने करियर को एजुकेशन इनिशिएटिव्स की ओर मोड़ लिया। शायद उसकी इनकम थोड़ी कम हो गई, लेकिन उसका इनर सेटिस्फैक्शन कई गुना बढ़ गया। ये बदलाव पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने अपना पर्पस खोज लिया। पर्पस हैप्पीनेस को 3 लेवल्स पर गहरा करता है। पहला, डायरेक्शन। जब आपको पता होता है कि आपकी मेहनत किस लार्जर गोल की ओर जा रही है, तो डेली स्ट्रगल्स भी मीनिंगफुल लगती हैं। दूसरा, रेजिलियंस। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन पर्पस आपको हार मानने से रोकता है। तीसरा, फुलफिलमेंट। पर्पस ड्रिवन लाइफ में सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि होती है। दलाई लामा कहते हैं कि पर्पस कोई बहुत बड़ा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जरूरी नहीं, ये छोटा भी हो सकता है। अपने परिवार को सपोर्ट करना, अपने टैलेंट से दूसरों को खुशी देना या कंपैशन के छोटे एक्ट्स फैलाना। फर्क इतना है कि पर्पस आपके वैल्यूज से जुड़ा होना चाहिए। एक सटल इंसाइट ये है कि पर्पस स्थिर भी रह सकता है और बदल भी सकता है। लाइफ की अलग अलग फेजेस में हमारा पर्पस इवॉल्व होता है। जरूरी यह है कि हम बार बार खुद से ये सवाल पूछते रहें कि मेरे लिए सच में मीनिंगफुल क्या है। यही सवाल हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो इस किताब का ये हिस्सा हमें ये क्लैरिटी देता है कि हैप्पीनेस सिर्फ रैंडम प्लेजर से नहीं आती। असली खुशी पर्पसफुल लाइफ से आती है, जहां हर एक्शन मीनिंग से जुड़ा होता है। और पर्पस की यही क्लैरिटी हमें आगे ले जाती है रिलेशनशिप्स की ओर, क्योंकि मीनिंगफुल लाइफ तभी पूरी होती है जब उसमें जेन्युइन कनेक्शंस हों। लेसन 11,
रिलेशनशिप्स, जुड़ाव की ताकत। दलाई लामा कहते हैं कि इंसान फंडामेंटली एक सोशल बीइंग है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा या कंफर्ट क्यों ना हो, अगर जेन्युइन रिलेशनशिप्स नहीं है तो हैप्पीनेस अधूरी रह जाएगी। असली खुशी तब गहराई से महसूस होती है जब हम दूसरों के साथ मीनिंगफुल बॉन्ड्स बनाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कुछ बड़ा अचीव किया, लेकिन जब तक आपने उसे किसी अपने के साथ शेयर नहीं किया, तब तक वो अचीवमेंट अधूरी लगी। यही रिलेशनशिप्स का जादू है। सक्सेस भी तब मिठास देती है जब उसे साझा किया जाए। एक दिल छू लेने वाली कहानी लीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अकेला रहने लगा। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन लोनलीनेस ने उसके दिल पर भारी असर डाला। जब उसने कम्युनिटी गैदरिंग्स अटेंड करना शुरू किया और पड़ोसियों से जुड़ाव बढ़ाया, तो उसकी खुशी धीरे धीरे लौट आई। उसकी हेल्थ भी बेहतर होने लगी, क्योंकि कनेक्शन ने उसके मन को हल्का और उत्साहित कर दिया। रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस को 3 तरीकों से एनरिच करते हैं। पहला, बिलोंगिंगनेस। जब आपको यह महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई आपकी परवाह करता है, तो लाइफ मीनिंगफुल लगती है। दूसरा, इमोशनल सपोर्ट। मुश्किल समय में कोई आपको समझे और साथ खड़ा रहे, यह हैप्पीनेस का गहरा सोर्स है। तीसरा, शेयर्ड जॉय। जब आप खुशी बांटते हैं तो वो दुगनी हो जाती है। दलाई लामा बताते हैं कि जेन्युइन रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन है कंपैशन और ऑथेंटिसिटी। अगर रिश्ते सिर्फ फायदे या अपीयरेंसेस पर टिके हों तो वो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जब आप जेन्युइनली दूसरों की केयर करते हैं और खुद को भी ईमानदारी से पेश करते हैं, तो रिश्ते लंबे और मीनिंगफुल बनते हैं। एक सटल इंसाइट ये है कि रिलेशनशिप्स सिर्फ लेने का नहीं, देने का नाम है। जब आप दूसरे के लिए स्पेस बनाते हैं, उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, तभी बॉन्ड गहरा होता है, और यही रेसिप्रोसिटी आपको लास्टिंग हैप्पीनेस देती है। तो इस किताब का ये हिस्सा हमें ये क्लैरिटी देता है कि हैप्पीनेस आइसोलेटेड होकर पॉसिबल नहीं, ये हमेशा कनेक्शन, बिलोंगिंग और लव में ग्रो करती है। और यही हमें आगे ले जाता है फाइनल इंसाइट की ओर, बैलेंस। क्योंकि लाइफ की दौड़ में हैप्पीनेस तभी स्थायी बनती है जब हम हर पहलू में हार्मनी बना पाते हैं। लेसन 12, बैलेंस, स्थायी खुशी का आधार। दलाई लामा मानते हैं कि हैप्पीनेस सिर्फ कंपैशन, पेशेंस या ग्रैटिट्यूड से ही नहीं बनती। असली खुशी तभी स्थायी होती है जब हम लाइफ के हर पहलू में बैलेंस बना पाते हैं। अगर किसी एक क्षेत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर बाकी को इग्नोर कर दें तो डिससैटिस्फैक्शन लौट आती है। बैलेंस ही वो फाउंडेशन है जो हमें ग्राउंडेड और फुलफिल्ड रखता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति करियर में बहुत एम्बिशियस है, वो दिन रात मेहनत करता है, सक्सेस भी हासिल करता है, लेकिन धीरे धीरे फैमिली और हेल्थ को नजरअंदाज कर देता है। बाहर से उसकी लाइफ चमकदार दिखती है, लेकिन भीतर लोनलीनेस और स्ट्रेस उसे खा जाते हैं। ये इम्बैलेंस है। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, दूसरा इंसान है जो करियर पर ध्यान देता है, लेकिन साथ ही फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है, हेल्थ का ख्याल रखता है और खुद को रिलैक्स करने का समय भी देता है। उसकी अचीवमेंट्स शायद मॉडरेट हों, लेकिन उसकी इनर शांति और खुशी कहीं ज्यादा होती है। यही बैलेंस का असर है। एक कहानी लीजिए। एक महिला ने महसूस किया कि वो दूसरों की मदद में इतनी इन्वॉल्व हो जाती थी कि खुद की नीड्स को पूरी तरह इग्नोर कर देती थी। इससे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉशन बढ़ने लगी। फिर उसने सेल्फ केयर और सर्विस के बीच बैलेंस बनाना सीखा। उसने बाउंड्रीज सेट किए और अपने लिए भी स्पेस रखा। इससे न सिर्फ उसकी हैप्पीनेस बढ़ी, बल्कि दूसरों के लिए उसकी मदद और जेन्युइन हो गई। बैलेंस हैप्पीनेस को 3 डायमेंशंस में गहराई देता है। पहला, इनर हार्मनी। जब माइंड और बॉडी दोनों अलाइंड हो तो स्ट्रेस कम और एनर्जी ज्यादा होती है। दूसरा, सस्टेनेबल लिविंग। बैलेंस लाइफ को बर्नआउट से बचाता है और ग्रोथ स्टेडी रखता है। तीसरा, होलिस्टिक फुलफिलमेंट। जब करियर, रिलेशनशिप्स और सेल्फ केयर सबको जगह मिलती है तो लाइफ कंप्लीट लगती है। दलाई लामा कहते हैं कि बैलेंस का मतलब परफेक्शन नहीं है। हर समय सब कुछ इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन जब हम अवेयर रहते हैं और कॉन्शियसली अपनी प्रायोरिटीज एडजस्ट करते हैं तो इम्बैलेंस परमानेंट नहीं रहता। यही अवेयरनेस हमें संतुलन में लौटाती है। एक सटल लेकिन प्रोफाउंड ट्रूथ ये है कि बैलेंस हमें प्रेजेंट मोमेंट का आनंद लेने की क्षमता देता है। एक्सट्रीम चेज या एक्सट्रीम एस्केप दोनों माइंड को रेस्टलेस बनाते हैं। बैलेंस वो स्पेस है जहां हम ग्राउंडेड रहते हैं और हर एस्पेक्ट का स्वाद ले पाते हैं। तो मैसेज यही है कि हैप्पीनेस का अल्टीमेट फाउंडेशन बैलेंस है।
कंपैशन, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड और पर्पस तभी लॉन्ग लास्टिंग बनते हैं जब वो हार्मनी में काम करें। बैलेंस लाइफ को हल्का भी बनाता है और मीनिंगफुल भी। और यही इस किताब की अंतिम टीचिंग है। खुशी कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं, बल्कि वैल्यूज, प्रैक्टिसेस और बैलेंस का एक सुंदर मिश्रण है। कंक्लूजन, असली खुशी की ओर कदम। दलाई लामा की ये किताब हमें बार बार ये याद दिलाती है कि खुशी कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि हमारी इनवर्ड जर्नी का परिणाम है। कंपैशन, पेशेंस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, ये सभी इनसाइट्स हमें यही सिखाते हैं कि हैप्पीनेस को बाहर ढूंढने के बजाय हमें अपने भीतर नर्चर करना होगा। हमने इस यात्रा में समझा कि हैप्पीनेस टेम्पररी प्लेजर से नहीं आती। ये तब पैदा होती है जब हम दूसरों से जेन्युइनली जुड़ते हैं, खुद के प्रति भी दयालु रहते हैं और लाइफ की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्टेंस के साथ एम्ब्रेस करते हैं। पर्पस हमें दिशा देता है, रिलेशनशिप्स हमें बिलोंगिंगनेस देते हैं और बैलेंस हमें ग्राउंडेड रहते हुए सस्टेनेबल हैप्पीनेस का आधार बनाता है। अब सवाल है, आप अपने लाइफ में किस सीड को नर्चर कर रहे हैं? नेगेटिविटी, जेलसी और एंगर को, या कंपैशन, ग्रैटिट्यूड और पीस को? याद रखिए, आपका माइंड एक गार्डन है और रोज के चॉइसेस ये तय करते हैं कि उसमें कांटे उगेंगे या फूल। ये किताब हमें ये क्लैरिटी देती है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि हर दिन की कॉन्शियस चॉइस है। आप हर मोमेंट डिसाइड कर सकते हैं, क्या मैं रिजेंटमेंट में जीना चाहता हूं या फॉरगिवनेस में? क्या मैं कंपैरिजन से परेशान रहना चाहता हूं या ग्रैटिट्यूड से संतुष्ट? यही चॉइसेस आपकी खुशी की क्वालिटी तय करती हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है इस किताब के इनसाइट्स को सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करने का। छोटे छोटे एक्ट से शुरुआत कीजिए, एक जेन्युइन स्माइल, एक थैंकफुल जेस्चर या खुद के प्रति थोड़ा कंपैशन। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़े बदलाव लाएंगे। अगर ये समरी आपके दिल को छू गई हो तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही किताबों की सोलफुल समरीज लाते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी और आपको एक मीनिंगफुल जिंदगी की ओर ले जाएंगी। याद रखिए, खुशी कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी बर्थ राइट है और उसे अनलॉक करने की चाबी आपके अपने हाथों में है।